प्रारंभ में मैं कुछ शब्दों के संबंध में स्पष्टीकरण दे दूं। ओरिजिनल माइंड, ऑर्डिनरी, रैशनल माइंड, ये दो शब्द बातचीत की प्रक्रिया में हम लोगों ने प्रयोग किया है। मेरे शब्द हैं, ये कोई शास्त्रीय या पारिभाषिक शब्द नहीं हैं। यहाँ पर माइंड उस माने में हमने प्रयोग किया है कि शरीर, वाक्य और चित्त जो व्यक्ति का 3 अंग हैं एक व्यक्तित्व बनने के लिए, तो उसमें से यह चित्त के रूप में या साधारण माई माइंड इज़ नॉट क्लियर, आई एम मेंटली डिस्टर्ब्ड, और हिज मेंटल एटीट्यूड इज़ समथिंग लाइक दैट, जो रोज़ की बातचीत में आने वाले मानने की बात है। लेकिन उसको मैंने शुरू में मानस, बुद्धि, चित्त और ज्ञान या विज्ञान, इन सब शब्दों का इसलिए जिक्र किया था कि मैं जिस माइंड की बात कर रहा हूँ वो बौद्ध वांग्मय के या बौद्ध दर्शन की पारिभाषिक के शब्दों में उपयोग होने वाले उस माइंड के विषय में है। अगर उसको भारतीय अन्य दर्शनों के साथ तुलना किया जाए तो आज जैसा लोगों ने कहा कि कहीं कहीं दार्शनिक प्रस्थानों में माइंड को जड़ता भी माना गया हो, ऐसा भी प्रस्थान है, लेकिन वो अलग चीज़ है। तो यहाँ मैं जो उपयोग कर रहा हूँ वो साधारण, जिसके अंदर विचार, थॉट, सेंसेशन, फीलिंग, अनुभव सब चीज़ होता है, उसको मैं माइंड करके, एक को ओरिजिनल माइंड, एक को ऑर्डिनरी रैशनल माइंड, ऐसा करके कहा गया है। तो इसलिए इसको बहुत अन्य दर्शनों के पारिभाषिक शब्दों के साथ तुलना ना किया जाए। अगर तुलना करने का आवश्यकता होगा तो कर लेंगे, लेकिन वो दूसरा प्रस्थान होगा। आज हम जिस बात की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, ओरिजिनल माइंड और ऑर्डिनरी रैशनल माइंड की बात को आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग सामाजिक सेवा के लिए समाज में आधुनिकता की जो प्रतरण है उससे हम कैसा बचा जा सकें, इसके लिए ये दो शब्द का चिंतन हो रहे हैं। तो इसलिए इसको इसमें ही सीमित रखना बेटर होगा। तो इसको और उलझाने के या और सूक्ष्मता में जाने के या दार्शनिक के प्रक्रिया में या चिंतन में जाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है। तो ये दो शब्द किस संदर्भ में आया है? आधुनिकता और परंपरा, ये दो अलग चीज़ हैं। परंपरा लुप्त हो गए हैं, आधुनिकता छा गए हैं। आधुनिकता छा जाने से मानव मात्र ही नहीं, समस्त प्राणी मात्र और प्रकृति की जगत सब में हानि पहुंचा है। और ये कैसा हानि पहुंचा है जिसको हम बोध नहीं कर पा रहे हैं, और इससे हम कैसा बच जा सकते हैं। तो ये हमारा आशय भी है, हमारा उद्देश्य भी है, इस बात को लेकर के एक सामाजिक संदर्भ में। सामाजिक का यहाँ अर्थ
कुछ लोगों ने कहा कि आज समाज रहा ही नहीं। परंपरा के सेंस में, पारंपरिक अर्थ में समाज आज नहीं भी रहे हो, लेकिन आज भी लोग हैं। तो हम लोक हित के लिए इस लोक में मैं मानव मात्र को नहीं ले रहा हूँ, समस्त प्राणियों को ले रहा हूँ और जड़ जगत को भी। जैसा पर्यावरण है, आबोहवा है, प्रकृति के संसाधन हैं, उन सब को ले रहा हूँ। उन सब के ऊपर आधुनिकता की एक प्रभाव पड़े हैं। तो इसलिए दो चीज़ बहुत डिटेल में ऐतिहासिक में जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपके ध्यान कुछ बिंदुओं पर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आधुनिक का उद्गम, इसका कैसा उत्पन्न हुआ। यह मानव समाज में कुछ अन्याय, कुछ शोषण, कुछ दमन जो नहीं होना चाहिए था हो रहे थे, तो उसको ठीक करने की प्रक्रिया में कहीं गलती हुए, कहीं सही हुए, तो इससे आधुनिकता की उत्पन्न हुआ। तो प्रारंभ में राज व्यवस्था को छोड़ करके लोक व्यवस्था की तरफ जाने का एक प्रक्रिया चला, और फिर चर्च और स्टेट को पृथक करने की प्रक्रिया चला, और फिर फ्रीडम, इक्वलिटी, न्याय, ब्रदरहुड वगैरह की बात को लेकर भी चले। और इस प्रक्रिया में ऐसा लगा कि बहुत अच्छी चीज़ हो रही हैं। पीरियड ऑफ रिनाउंसेंस और पीरियड ऑफ इनलाइटनमेंट वगैरह के शब्दों से इसको संबोधन किया गया, बहुत अच्छा माना। शायद उस समय अच्छा हुआ भी होगा, लेकिन ये सारा जो उत्पत्ति हैं, जो सोच हैं, ये क्रोध और द्वेष पर आधारित थे, मैत्री और करुणा पर आधारित नहीं थे। जो शोषित लोगों के प्रति करुणा की भावना से ये सारा परिवर्तन और क्रांति नहीं लाया पाया था, लाना चाहिए था। अगर उस समय शोषित लोगों के प्रति सहानुभूति हैं, तो शोषक लोगों के प्रति भी, वह भी अज्ञान से शोषण कर रहे हैं, उनके प्रति भी दया करुणा होना चाहिए था। सबके प्रति करुणा रख कर के ये परिवर्तन हुआ होता, तो ये सारे जो तथाकथित क्रांत हैं वो एक भिन्न प्रकार के हुआ होता। लेकिन ये सब एक प्रकार से विरोधों की या एक प्रतिक्रिया के रूप में, और उसके बीच में क्रोध था, द्वेष थे, बदला लेने की भावना था, शोषक वर्ग को समाप्त करने की अगर संभव हो तो ऐसा भी भावना शायद हो सकता है। इसलिए जो चित्तवृत्ति से, मानसिकता से इन सारे कार्यों को प्रारंभ हुआ, वो थोड़ा त्रुटि रह गए। तो जिसकी परिणाम साधन में भी हिंसा अहिंसा की कोई फर्क नहीं की गई। जहाँ जहाँ हिंसा संभव था या लोगों ने आवश्यक समझा, वहाँ पर हिंसा भी किया गया, और हिंसा भी बहुत क्रूरता से, इतिहास को देखेंगे ऐसा होते रहे हैं। तो ये तो उत्पत्ति की जो त्रुटियाँ थे। तो उसके बाद जिन जिन चीज़ों के माध्यम से परिवर्तन लाया गया है, उसमें कुछ सोच विचार करके कुछ आन जानों में बहुत सारी चीज़ें उलट गया। परंपरा में जो कुछ था, यहाँ मैं परंपरा के शब्द इस्तेमाल करता हूँ, तो जितना भी पुराना रीति रिवाज थे सबको मैं नहीं कहता हूँ। पुराना रीति रिवाज सैकड़ों वर्षों से चलते आ रहे हो,
उसमें बहुत गलतियां था, जो त्रुटि भी थे उसको समाप्त करना चाहिए था। लेकिन परंपरा के शब्द कुमार स्वामी की जैसा परिभाषित किया है उस तरह से मैं भी मानता हूँ। वो चीज़ जो एक पद्धति या एक ऑर्डर या एक व्यवस्था प्रामाणिक स्रोत से आए हो। प्रामाणिक स्रोत का अर्थ है सर्वज्ञान, जो जान करके किसने बताया है। इसमें भारतीय दृष्टि से देखा जाए तो प्रामाणिक स्रोत कहते हैं, और पश्चात या क्रिश्चियन से कहा जाए तो फ्रॉम द डिवाइन सोर्स, come from the divine source and come down without break of the lineage. गुरु शिष्य lineage एक से एक गुरु ने कहा, शिष्य ने सुना, फिर उसको आगे जनरेशन टू जनरेशन इसका lineage कहीं पर टूटा ना हो। और उसके साथ साथ आज भी समय के तार्किक की दृष्टि से रियल लॉजिक के माध्यम से वेरीफाइबल हो। तो ये तीन चीज़ जिसमें होगा तो उसको परंपरा कहते हैं। अन्यथा रीति रिवाज में या आदतों में बहुत सा गलती चीज़ शुरू में भी हुआ करता था, आज भी हैं। आधुनिकता भी जो बहुत बुरे चीज़ थे जिनको हटाना चाहिए था वो आज तक हटा नहीं पाए हैं। अच्छे चीज़ों को हटा दिया गया है। ये भी एक दुर्भाग्य की बात हुई। तो उस आधुनिकता में परंपरा की व्यवस्थाओं को क्या क्या उल्टा, वो बहुत चीज़ हैं। उसमें से मैं 4-5 चीज़ आपके ध्यान आकर्षण के लिए, शायद आप जानते भी होंगे। परंपरा में मन को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। मन ठीक रहें तो शरीर भी स्वस्थ रहेंगे। तो मन को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया से शरीर को स्वस्थ रखने की चेष्टा करते थे। और मन के विकास से व्यक्ति की विकास होगा, और मन के विकास से शरीर के विकास होगा, समाज के विकास होगा। तो चाहे शिक्षा पद्धति में हो, चाहे स्वास्थ्य की पद्धति में हो, उस समय मन को प्रधानता देते थे, शरीर को गौण रखते थे। आज वो उलट गया है, मन के प्रति कुछ भी नहीं है। हिंद स्वराज में विस्तार से लिखा है कि आज जो सारे शिक्षा है वो शरीर के लिए हैं, शरीर की सुविधाओं के लिए हैं, अक्षरजांग हैं, तो आप जानते हैं। और दूसरा स्व और पर। परंपरा में पर को ज़्यादा महत्व देते थे। अगर कहीं बलिदान देना हो, सेक्रीफाइस करना हो तो स्व को पहले करना चाहिए। अन्य लोगों के लिए अपने को प्रस्तुत रखना चाहिए, ये सोचते थे। अगर पर को ज़्यादा महत्व नहीं भी दें तो अधिकांश परंपरा में स्व पर समता, जितना मैं अपने के लिए महत्वपूर्ण हूँ बाकी सभी उतना ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये समता का बहुत सा तर्क है। तो वह आज उलट गया है। स्व को ज़्यादा, इंडिविजुअल फ्रीडम, इंडिविजुअल राइट्स, ये सारे चीज़ ज़्यादा महत्व के हो गया। अन्य लोगों के लिए, समाज के लिए, और अन्य लोगों में बाकी जीव जंतु भी हैं, प्रकृति के संपदा भी हैं, वो सब उसमें हो गया। और उसी प्रकार से सामाजिक और व्यक्ति, समाज ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। व्यक्ति समाज के लिए अपने को प्रस्तुत रखना होता था। तो आज सामाजिक हित और व्यक्तिगत हित में, सोशल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स में इंडिविजुअल राइट को आगे कर दिया। और उस प्रकार से मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते हर चीज़ परस्पर आश्रित हुआ करते हैं। वो आज भी हैं, उसमें कोई
बदलाव नहीं आया है, वो एक प्रकृति के नियम है। कोई भी मनुष्य कुल की, घर की, परिवार के बिना ना जन्म ले सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं, ना जी सकते हैं। हम 100% कुल पर या समाज पर निर्भर हैं। तो इस बात को भूल गया है कि सामाजिक हित को व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित से आगे रख दिया है। तो वो एक व्यवस्था में ठीक उलट हुआ। और परंपरा में दायित्व को मनुष्य के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण माना जाते थे। अपने ड्यूटी, अपने दायित्व पूर्ण करना एक मनुष्य होने के नाते अनिवार्य समझते थे। और दायित्व पूरा करेंगे तो अपने अधिकार हैं, उसका कोई भी नहीं छीन सकते हैं, कोई भी हानि नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दायित्व की बात के अलावा अधिकार की बात नहीं होते थे। लेकिन आज उसका पूरा उल्टा हो गया है। तथाकथित यूएनओ के सर्वभौम तथाकथित है, सर्वभौम विज्ञापन है, डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के पश्चात इस दुनिया में कितना ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुआ है, अगर वो देखा जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि वह डिक्लेरेशन जानबूझ करके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने के लिए किया गया हो, और उसमें कहीं पर भी ह्यूमन ड्यूटी की बात नहीं है। ह्यूमन ड्यूटी, ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी एक दस्तावेज होना चाहिए, ऐसा वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन ने सोचा था। वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन का शताब्दी में शिकागो में एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ। वहाँ पर लगभग 40 आदमी का एक कमेटी बनाया, उसमें सब धर्म का होता है। तो आप एक दस्तावेज बनाइए, डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन ड्यूटीज़, सब धर्मों को मिल करके हम एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि मानव होने के नाते क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। 2 दिन वो कमेटी बैठे रहे, मैं भी उसमें था। तो एक के बिंदु पर भी सहमत नहीं हो सके। किस परंपरा में जो दायित्व समझते हैं, दूसरा परंपरा में नहीं समझते हैं। फिर वो कोई ड्राफ्ट नहीं बना सका। तो ये धार्मिक परंपराओं की दोष नहीं है। वहाँ पर जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे थे वो सब आधुनिक के एजुकेशन से अप टू डेट थे, तो इसलिए उसमें कुछ बांध नहीं पाए। तो ये एक उल्टा हो गया। और तत्कालिक और दीर्घगामी की जो बात है, बहुत समय के बाद आने वाली चीज़ को सोचना और तत्कालिक हित को सोचना। परंपरा में अगर दीर्घगामी चीज़ों को ठीक करना है तो तत्कालिक हितों को अगर थोड़ा छोड़ना भी पड़े तो छोड़ते थे कि लंबे समय के लिए। लेकिन आज वो पूरा उल्टा हो गया है। और सहयोग और स्पर्धा, कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, आज कंपटीशन को महत्व देते हैं। कंपटीशन को जहाँ महत्व देते हैं तो वहाँ पर सहयोग की बात हो ही नहीं सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं, हम सहयोग की बात होता है। कंपटीशन जो है वो फ्री एंड फेयर कंपटीशन होता है, तो उसमें कोई अन्याय नहीं है। तो फ्री एंड फेयर कैसा होता है? मैं जीतूं और मेरे प्रतिद्वंदी हारें, इस उद्देश्य से प्रतिद्वंदी होते हैं
स्पर्धा होते हैं या दूसरा जिताने के लिए हम उसमें भाग लेते हैं। कोई भी ऐसा स्पर्धा नहीं करते हैं कि दूसरों को जिताने के लिए करते हो। तो स्व को आगे रखा और उसमें अहम, ईगो सब चीज़ ले करके स्पर्धा करते हैं, तो वहाँ फिर सहयोग के और परस्पर संबंध से कोई चीज़ बनाने की ये बात भी समाप्त हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, मैंने कहा कि कई कारणों में एकाधिकार शासन व्यवस्था को और धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से राज्य में हस्तक्षेप होना और कैपिटलिज्म के माध्यम से जो कैपिटल के ऑनर्स हैं उसके माध्यम से लेबर और कृषक की शोषण होना, इन सब को धीरे धीरे समाप्त करने की दृष्टि से ये सब चीज़ होते आए और उसके साथ साइंस और टेक्नोलॉजी का भी विकास होता रहा। साइंस टेक्नोलॉजी के विकास के माध्यम से एक नई चीज़ मनुष्य को मिला, वो यह कि मानव की आवश्यकता से अधिक सामग्री का उत्पादन करने की। अगर एक गांव में 1000 आदमी रहते हैं, 1000 आदमी के लिए एक साल में 1000 पेयर शू बनाना हो, वो 1 या 2 कॉपलर्स शू बनाने वाले वो बना लेते थे अपने लोकल चीज़ों से और लोगों का आवश्यकता पूर्ति होते थे। अब एक मशीन से हजारों शू एक ही घंटे में बन जाते हैं, तो उसको कहाँ खपाएं, किसको पहनाएं या उसको फेंक दें। तब लोगों की चित्तवृत्ति में, मन में जो लोभ का बीज है उसको वृद्धि करो, आवश्यकता को भूल जाए और ग्रीड इंक्रीज किया जाए। वो कैसा किया जाए? तुलना से और कंपटीशन से, कंपैरिजन एंड कंपटीशन। मेरे बगल वाले नेबर जो है एक नई किस्म के शू पहने हैं, तो मैं क्यों ना पहनूं। अब वो बिजापन से ये पिछले सब डिज़ाइनों से अलग हैं, ये है वो है उसका बिजापन। और इंडोक्ट्रिनेशन के साथ साथ उनके पास हैं तो मेरे पास क्यों नहीं है, इस मानसिकता को बहुत सरलता से वृद्धि किया जा सकता। उसी प्रकार से जो प्रकृति के शोषण करके मानव की आवश्यकता से अधिक चीज़ों को उत्पन्न करने की क्षमता तकनीकी के माध्यम से, मशीन के माध्यम से, गांधी जी मशीन के विरोध क्यों थे? कहीं उन्होंने लिखा भी है कि मैं मशीन का विरोध नहीं हूँ, मशीन के पीछे जो मानसिकता है उसकी विरोधी हूँ। वो सही बात है। कई कई मशीनों को उन्होंने अपवाद भी किया है। तो इससे 2 चीज़ हुआ, प्राकृतिक संसाधनों का अनावश्यक शोषण हुआ और मानव की ग्रीड को, लोभ को डिस्प्रपोर्शनेटली इंक्रीज किया गया और मनुष्य को एक यूज़र हुआ करता था, उपयोग करने वाला हुआ करता था, उसको उपभोगी बना दिया, कंज्यूमर बना दिया। अब आप कोई चीज़ यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब कंज्यूम कर रहे हैं। जैसा फायर कंज्यूम्स द फ्यूल, सो वी कंज्यूम ऑल द कमोडिटीज़ विच आर
being produced by big corporations or factories. तो हम चाहिए नहीं चाहिए इसकी बात नहीं है, हमें क्या आवश्यकता है उसकी सवाल ही नहीं है। आज एक नई चीज़ निकला है तो मेरे पास क्यों नहीं है। 50 जोड़े जूता पड़े हो, आपको कोई भी पहन सकते हो, लेकिन एक नए कलर के, नए डिज़ाइन की, नए फैशन की एक जूता आ जाएगा, आपकी कोई जान पहचान वाला उसको पहन कर आएंगे, आपके पास नहीं होगा तो आप तुरंत ये समझने लगी कि मेरे पास कुछ कमी है, हमको ये भी चाहिए। तो इससे पर्यावरण का प्रदूषण, प्रकृति के शोषण, और उस प्रकृति के शोषण से आने वाले जनरेशन के लिए कोई भी संसाधन बचा कर नहीं रखना, और इस प्रकार से बहुत सी चीज़ अनावश्यक चीज़ हो गया है। यही आधुनिकता के मूल परिणाम नॉवेल्टी, सेल्फ ग्राउंडिंग, वायलेंस, सिनोनिम टू मॉडर्निटी, सरन साहब ने 4 शब्दों में जो संक्षिप्त किया है ये बिल्कुल सही है। नॉवेल्टी का अर्थ ये है कि कहीं से पुराना से नकल किया ना हो, एकदम इसका कोई पिछले कोई उपमा नहीं मिलते हो, चाहे कपड़ा हो चाहे कोई भी सामग्री हो, उसमें कोई सा थोड़ा सा अलग चीज़ बना लेते हैं, और उसके साथ साथ ये ग्रीड की वृद्धि करने के लिए और कंपटीशन करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए जो मानसिकता है उसको एजुकेशन के माध्यम से, बचपन से ही एजुकेशन के माध्यम से सिखाया नहीं जाता है, वह इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है। इंडोक्ट्रिनेशन में कई चीज़ हैं। एक तो हर चीज़ को टेकिंग फॉर ग्रांटेड, बच्चों के समय ऐसा बड़े लोग व्यवहार करेंगे कि ये सब तो होना ही होना है, इसके बिना आपका काम चलने वाला नहीं है। और मेजॉरिटी के लोगों के व्यवहार से इक्का दुक्का उससे थोड़ा बचने चाहने वाले हो, उनका भी हिम्मत टूट जाना। तो ये सब चीज़ एक बहुत बड़ा नदी की बल जैसा है, वो बहते जा रहे हैं और उसमें अब घुस गए तो बहते जाने के अतिरिक्त उससे उलट होने की या उसके करंट के विरोध में तरने की ना आपके पास क्षमता होगा ना संभावना होगा। तो इसलिए आपको ये समझा दिया जाता है कि लौट कर कहीं नहीं जा सकते हैं, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको पीछे नहीं रह जाना चाहिए। और सबको ये चिंता डाल देते हैं कि कहीं यहाँ पीछे ना रह जाए। आने वाले 25 वर्षों में हमको इतना जल्दी दौड़ना है ताकि हम किसी के पीछे ना रहें। वायलेंस की सामग्री हैं, वेपन्स हैं, और सब लोग कहते हैं कि आगे न्यूक्लियर वार नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों तरफ डिस्ट्रक्टिव हैं, ये भी कहते हैं। और कहीं कहीं समझौता भी करते हैं कि हम न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसा कई ट्रीटीज़ कई लोगों ने किया है, या कहीं ऐसा है कि हम पहले नहीं करेंगे बाद में करेंगे इत्यादि। लेकिन वो बनाते जा रहे हैं
लोग भूखे मर रहे हैं, दवाई के बिना मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए कोई खर्चा नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स, मास डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, चाहे वो गोला बारूद के रूप में हो, अब केमिकल के रूप में हो, हर किस्म की जो डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बना रहे हैं। और डिस्ट्रक्टिव वेपन बनाने वाले फैक्ट्रीज हैं वह बहुत शक्तिशाली फैक्ट्रीज हैं। तो उनकी बाज़ार बनाए रखने के लिए या तो युद्ध चाहिए या युद्ध की संभावना चाहिए। ये दोनों कभी समाप्त नहीं होगा। अगर युद्ध भी नहीं है, संभावना भी नहीं है, तो नेता लोगों के दिमाग में ये डाल देना चाहिए कि नहीं नहीं, आपके पड़ोसी में बहुत चीज़ हो रहा है, आप बहुत खतरा में हैं, आप सुरक्षित हो। तो फिर आपको कुछ वेपन्स दे देते हैं, कुछ हथियार दे देते हैं कंसेशन के साथ या बहुत करके। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि तुम्हारा दुश्मन है तो ये चीज़ हमसे ख़रीदा है। तो वो आपने जो हमसे ख़रीदा है वो इंफीरियर हैं, तो आपके दुश्मन ने जो ख़रीदा है वो एडवांस्ड हैं। तो पूछते फिर हम क्या करें? कोई बात नहीं, हम उससे भी एडवांस बना देंगे, आप पहले एडवांस दे दीजिए, हमसे समझौता कर लीजिए, ख़रीदेंगे। तो ये आज यथार्थ में ये चल रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में मनुष्य अपने फ्यूचर को कैसा सुरक्षित रखेंगे, इस पर्यावरण को कैसा सुरक्षित रखेंगे, ये पृथ्वी जो है प्राणियों की रहने लायक में हम कैसा रखा जा सकता है, ये सब प्रश्न हैं। और इस प्रश्न को ये कह कर के नकार दें कि मेरे उम्र में या मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, हम तो सही सलामत चले जाएंगे। लेकिन ये कहने वाला भी कितने लोग होंगे? मेरे उम्र के लोगों को तो ये कह सकते हैं, लेकिन जो नवयुवक लोग हैं, 20-25 वर्ष के लोग हैं, वो ये कहने लायक ही नहीं हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो लीडरशिप सोचेंगे, इसका उम्मीद बहुत कम लगता है। लीडरशिप के पास ओरिजिनल माइंड नहीं है, छिन चुका है। उनके पास केवल ऑर्डिनरी रैशनल माइंड बचा हुआ है। उस ऑर्डिनरी रैशनल माइंड में क्या कह दिया है कि नेशनल इंटरेस्ट इज़ द सुप्रीम, इसके आगे कुछ नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट के लिए क्या करना चाहिए? आपके दुश्मन आपके ऊपर आक्रमण ना कर सकें, लड़ाई में आप हारे नहीं, उसके लिए पूर्ण रूप से आप तैयार रहें। और हर बरस अपने अस्त्र शस्त्र को अपग्रेड करते रहें, नए नए चीज़ें खरीदते रहें और इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाते रहें। मनुष्य का स्वास्थ्य या शिक्षा आदि के लिए कोई काम कर सकते हैं तो करो, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, वो उतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है। नेशनल डिफेंस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो ऐसा परिस्थिति में आज किस मित्र ने ये पूछा कि आज के लिए 10 वर्ष में हमको क्या करना चाहिए। इस पर हम कल सुबह या कल शाम को विस्तार से चर्चा करेंगे। हम लोगों को आने वाले 500 साल की योजना बनाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये आधुनिकता के जो प्रभाव हैं वो संपूर्ण जगत के लिए क्या पड़ रहे हैं वो हम जान रहे हैं। अगर हम नहीं जानते होते हम तो आधुनिकता में गिरे होते। कृष्णमूर्ति जी कभी कभी कहा करते थे कि भाई यू कैन नॉट स्विम अगेंस्ट द करंट,
but you can step out yourself. Step in out theory वो कभी कभी कहा करते थे कि अगर आप उल्टा दिशा में नहीं तैर सकते हो तो आप नदी से बाहर तो अपने को कर सकते हो। नदी से बाहर आने में एक प्रकार से समाज अगर हैं या नहीं तो लोग से निष्कर्ष तो होना ही होगा। लोग से निष्कर्ष होने के लिए हमें क्यों संकोच हैं, क्यों हमको डर लगता है, इस पर भी आत्मा परीक्षा करना होगा। अगर आज 100 स्टेप इन आउट वाला मिल जाएंगे तो 10 साल के बाद 1000 हो जाएंगे और 10 साल के बाद 10,000 हो जाएंगे। इस प्रकार से तो सोचा जा सकता है। संभावना एकदम बंद हो चुके हो ऐसा नहीं लगता है। आज पाश्चात्य देशों में भी आधुनिकता से त्रस्त होकर के कुछ अलग करना चाहिए ऐसा सोचने वाले विशेष रूप से नवयुवक लोगों में काफ़ी वृद्धि हो रहा है। और इसमें हम लोगों के माने भारतीय जनमानस को मैं इसलिए कह रहा हूँ, आर्यावर्त ये हमेशा संपूर्ण विश्व में सोच की नेतृत्व देते रहे हैं, विचारों के, सिद्धांतों के और परंपराओं के नेतृत्व देते रहे हैं। ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ऐतिहासिक चीज़ है। यह भौगोलिक की दृष्टि से और प्राचीनतम मानव समाज की घटनाओं की दृष्टि से यहाँ कुछ संभावनाएं हमेशा बने रहते हैं। अगर वो संभावना नहीं भी हैं तो आर्यावर्त की नागरिक होने के कारण हमारा कोई विशेष दायित्व भी हैं, उसको भी पहचाना होगा। तो इस पर थोड़ा कल चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को केवल हम साधारण लोक व्यवहार के विषय में ही रखेंगे, इसको आध्यात्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में नहीं ले जाएंगे, नहीं तो फिर और ज़्यादा कठिनाई होंगे। 5 बज गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। धन्यवाद।